नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं विवेक दीक्षित। कानपुर एसोसिएशन के चुनाव ने खूनी रूप ले लिया है। चुनाव चल ही रहा था कि इसी दौरान अधिवक्ताओं के दो गुटों में विवाद हो गया और कचहरी परिसर में गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ अधिवक्ता घायल भी हुए। वहीं एक अधिवक्ता गौतम दत्ता की हैलेट में इलाज के दौरान मौत भी हो गई। इस घटनाक्रम पर सवाल कई उठते हैं, पर पहले आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें देर शाम गोलियां चल गईं। बार चुनाव रद्द होने की सूचना पर गुस्साए कुछ लोगों ने शताब्दी द्वार के बाहर हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलीबारी की चपेट में आने से एक अधिवक्ता की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल का इलाज चल रहा है। अधिवक्ता गौतम दत्त के पेट में गोली लगने के बाद उन्हें उर्सला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हैलेट रेफर कर दिया गया, मगर इलाज के दौरान उन्होंने देर रात दम तोड़ दिया। बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में सुबह से हो रही लगातार नोकझोंक के बाद फिलहाल चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। साथ में हमारे मौजूद है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नरेश चंद्र त्रिपाठी जी। सर, क्या कार्रवाई है, क्या मांगे हैं अधिवक्ताओं? देखिए, सुबह जो नार्स तय हुए थे चुनाव के, वो एल्डर कमेटी नार्स पूरे करने में फेल है। लेकिन बार काउंसिल से हमारे दो पर्यवेक्षक आ गए, तो उन्होंने चुनाव विधिवत शुरू कराया। यद्यप विलम्ब से शुरू हुआ, 9 बजे से जो वेट कर रहे थे तो भारी लाइन लग गई और 16 जगह चुनाव अब की बार होना था, 16 बूथ थे, तो सब जगह लाइन लगा के शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। जब करीब 3:45 बजे प्रत्याशियों ने, जो छोटे पदों के प्रत्याशी हैं, बड़े पदों के प्रत्याशी हैं, उन्होंने न्यायिक बिल्डिंग में जो बूथ थे 10, उनमें गड़बड़ किया तो चुनाव रोक दिया गया। हम लोग पहले ही एफिडेविट दे चुके थे कि यदि चुनाव में गड़बड़ी देखी जाएगी, चुनाव रोका जाएगा, तो काउंटिंग उतने में ही कर दी जाएगी। इसलिए ज़्यादा वोट पड़ गया, क्योंकि लाइन लगी थी, लोग बहुत फुर्सत में थे, तो लोगों में उत्साह था वोट देने का। तो 16 जगह अगर वोट पड़ेगा तो 3.5-4 घंटे में 300 वोट पढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। 4500 वोट पड़ गया। लेकिन कुछ हमारे अधिवक्ता भाइयों की को आशंका हुई कि इतने समय में इतना वोट पढ़ ही नहीं सकता, उसको लेके कुछ उन्होंने मांगे अपनी रखी, जिसकी वजह से हमारी समझ से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। एल्डर कमेटी जो निर्णय लेगी हम लोग स्वीकार करेंगे। चलिए, तो ये थे कुछ कारण जिस वजह से बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को कहीं ना कहीं स्थगित किया गया है, निरस्त करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जो निरस्तीकरण है फिलहाल अगले आदेश तक सुरक्षित किया गया है। बताया जा रहा है कि कानपुर बार चुनाव रद्द होने की सूचना से गुस्साए कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने की सूचना पर भारी संख्या में फोर्स को कोर्ट के बाहर तैनात किया गया। वहीं गोलीकांड के बाद तमाम अधिवक्ता और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। घायल अधिवक्ता को हैलेट रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके पहुंचने से ही पहले हैलेट इमरजेंसी के बाहर भी फोर्स लगा दी गई थी। वहीं अधिवक्ताओं का जमावड़ा भारी संख्या में हैलेट में होने लगा था। इस मामले में कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है। मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने बताया कि पुलिस के सामने ही एक व्यक्ति ने फायरिंग शुरू कर दी। पहला हवाई फायर करने के बाद दूसरा फायर करने के दौरान अधिवक्ता के पेट में गोलियां लगी। घटना जहां हुई वहां सामने ही एटीएम लगा हुआ है, जिससे पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं चुनाव के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। चुनाव निरस्त किए गए हैं। दोबारा पूरी तैयारी के साथ चुनाव कराए जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले में नामित आरोपी तरु अग्रवाल द्वारा कैंट थाने में आत्मसमर्पण किया गया है। उससे पूछताछ भी की गई। कैमरे के अनुसार 10-12 प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी पहचान भी कर ली गई है।
अब देखना ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर किस तरह से अधिवक्ताओं पर पड़ता है और घटना में मारे गए अधिवक्ता को कब न्याय मिलता है। स्पेशल डेस्क जेएमडी न्यूज। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर। फिलहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मौजूदा महामंत्री हैं कानपुर बार एसोसिएशन के राकेश तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स के हैं दिनेश शुक्ला जी, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं कपिलदीप सचान जी, जो कि पूर्व महामंत्री कानपुर बार एसोसिएशन से रह चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे कपिलदीप सचान जी से, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, किस तरीके की ये अराजकता है, न्याय का मंदिर कहा जाता है, इसको क्या लगता है, क्या कारण है? हम सबका दोष है कि हम चुनाव में कई प्रत्याशी हमारे बाहरी लोगों को लेके आते हैं और जिनको अपने परिवार से, कचहरी परिवार से लगाव नहीं होता, उनका एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं होता, तो सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए आते हैं और अपने प्रत्याशी को किसी भी तरीके से जिताना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी गलत कार्य करना चाहते हैं, और उसी की परिणति कल हो गई है। कपिल जी, देखिए ये बात बिल्कुल आपने सही कही, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ छुटपुट अराजकताओं के मामले पहले भी सामने आए हैं, तो इस पर पहले से कमांड क्यों नहीं? क्या रोल प्ले कर रहे हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो जूनियर हैं, उनकी क्या कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं? क्या ये ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? कई बार से ऐसी अराजकता देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कमांड नहीं की जाती, इसे रोकने के कुछ प्रयास नहीं हुए। आज हम सब ने देखा कि किस तरीके से कानपुर की कचहरी के लिए ये काला दिवस के रूप में सामने आ गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, तो अभी तक क्यों नहीं कुछ प्रयास हुए? विवेक जी, पहले भी कोई इस तरह की घटना हुई, कोई विवाद हो, तो हमारे वरिष्ठ जनों ने और हमारी बार एवं न्याय के सभी मौजूदा पदाधिकारी हैं, उन्होंने बैठकर के उन घटनाओं को रोका है और उसमें जितने भी गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ बार काउंसिल को भी रिफर किया गया। और चुनाव में ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहरी आ जाते हैं अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए, और उनकी सोच अलग तरह की होती है, वो कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, वो वहां आकर भी मौके का फायदा करके गलत काम करते हैं। जी, राकेश तिवारी जी साथ में हैं। राकेश जी, मौजूदा महामंत्री हैं, आप सब कुछ अपनी आंख से देखा, जो घटनाएं हुई वो आपके सामने हुई, इतने करीब से देख रहे हैं। क्या लगता है क्या बड़े कारण है ये जो लगातार अराजकता देखने को मिलती है? तो क्या कारण है इसके पीछे? क्यों नहीं कुछ कमांड किया जाता, कुछ रोकने के प्रयास किए जाते? न्याय का मंदिर माना जाता है कानपुर कचहरी को, बड़ी उम्मीद और बड़े भरोसे के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी रोकने का प्रयास नहीं करते। हम हमेशा अगर कचहरी में कोई घटना होती है तो जो हमारी दोनों एसोसिएशंस हैं कानपुर में सक्रिय, लॉयर्स एसोसिएशन और बार एसोसिएशन, दोनों एसोसिएशन प्रयास करती हैं कि कचहरी सामान्य तरीके से चले, अधिवक्ता यहाँ आए, अपना विधि व्यवसाय करे, और जो लोग न्यूसेंस हैं, जो अधिवक्ता के रूप में यहाँ घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। इसका प्रयास दोनों संस्थाएं पहले भी करती रहीं, कर रही हैं और आगे भी करेंगी। अब आपने जो बात कही, हम पूरी तरह सजग हैं, और जो कल की घटना है, इस घटना को भी हमारा भाई एक चला गया, हम बहुत दुखी भी हैं, रोष भी है, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा न हो और वरिष्ठों का सम्मान कैसे रहे, इसका प्रयास हम करेंगे। कल बार काउंसिल के 2 सदस्य चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, उन्होंने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हमने भी सारे सीसीटीवी फुटेज जितने हैं सब सुरक्षित करा लिए हैं। उनकी रिपोर्ट बना के बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को हम भेजेंगे और कार्रवाई, इसमें कोई ठोस कार्रवाई जरूर होगी। राकेश जी, ये जो घटना घटी, तो ये पहले भी देखने को मिलता है कि जब चुनाव होते हैं तो जो प्रत्याशी होते हैं उनके साथ कुछ बाहर के लोग, जो अधिवक्ता नहीं भी होते हैं, जो मतदाता नहीं भी होते हैं, उन लोगों का भी आना जाना होता है।
हमेशा देखा जाता है, और इस बार ये एक दुखद घटना भी हुई जिससे हमारे बीच के एक साथी जो चले गए, साथ छोड़ गए। तो अब आगे की क्या रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से आगे जो चुनाव होंगे या इस तरह की चीजों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, आगे के लिए रणनीति क्या है? देखिए, ऐसा है, जो हमारे यहाँ मॉडल बाइलाज है, उस बाइलाज में जो व्यवस्था है उसमें चुनाव के लिए हमारे यहाँ एक एल्डर कमेटी है जो उस चुनाव को पूरा कराती है। कल की जो घटना हुई, कल की घटना के बाद जब शाम को मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो मैं तुरंत हाईलाइट हॉस्पिटल गया और रात में वहाँ रहा। मेरे सामने ही हमारे अधिवक्ता साथी की मृत्यु हुई। हम लोग उसको ला के मॉर्चरी लाए और आज पूरे दिन उसका पोस्टमार्टम हुआ। हम लोग घर गए, घर जाने के बाद घाट गए, सब पूरा आज कार्यक्रम चला। जो आप बात कह रहे हैं कि जो बाहरी व्यक्तियों का आवागमन, देखिए, जब तक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अगर इस बात के प्रति सजग नहीं होंगे कि हम बाहरी व्यक्ति को नहीं लाएंगे, उनको ही अपना जो है मनोबल मजबूत करना होगा कि हम ये चुनाव अधिवक्ताओं का है, अधिवक्ताओं से वोट मांगें। बाहरी जो तमाम अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो कभी हमारे सामने जिनके आने की हिम्मत नहीं है, वो चुनाव के दौरान हमारे सामने नारे लगाते हैं, इनको लाने का काम जब तक सारे प्रत्याशी संकल्प नहीं लेंगे और इस गंदगी को दूर करने में कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी। लेकिन बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के माध्यम से कुछ न कुछ ठोस प्रयास जरूर करेगी। तो जिस तरीके के ये मामले सामने आते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वरिष्ठ वकील, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, क्या वो लेंगे या जो एल्डर कमेटी है वो लेगी? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उन जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनको ये बात कौन समझाएगा? किस तरीके से ये व्यवहार में आ पाएगा? दिनेश शुक्ला जी। देखिए, ऐसा है, एल्डर्स कमेटी एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक संस्था होती है। उस समय जब चुनाव कराने का मौका आता है, ऐसी स्थिति में एल्डर्स कमेटी की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आप 5700 की मतदाता सूची, वो भी अधिवक्ताओं की मतदाता सूची का आप चुनाव कराने जा रहे हैं और आपकी व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। आपने कहीं भी सीओपी चेक करने का कोई मैनेजमेंट नहीं किया था। एक भी व्यक्ति किसी की सीओपी नहीं पूछ रहा था और परिस्थिति ऐसी थी, आप लोगों के पास वीडियो होंगे, ना होंगे तो मुझसे ले लीजिएगा, कि जहां व्यक्ति मत डाल रहा है उसके आसपास 10-10 समर्थक खड़े हुए, मैं प्रत्याशी के खड़े हुए हैं। कभी ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, 30 से ज्यादा चुनाव मैं देख चुका हूं। तो निश्चित रूप से एल्डर्स कमेटी का कहीं ना कहीं फेल्योर है। या तो उन्होंने बार की कार्यकारिणी को कॉन्फिडेंस में नहीं रखा, अकेले सब कुछ करने में लग गए, या चाह करके भी व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं पे वो असमर्थ रहे, निष्क्रिय रहे। निश्चित रूप से उनकी कमी है। आप ऐसी व्यवस्था बना सकते थे कि एक जगह पुलिस चेक कर ले कि ये व्यक्ति जो घुसा जा रहा है ये है भी पात्र मतदान के लिए, और उसके बाद 4 जगह कम से कम सीओपी चेक होने के लिए अधिवक्ता बंधु होने चाहिए थे, जो कि चुनाव प्रक्रिया में अधिकारी बनाए जाते हैं। किंतु ऐसा नहीं किया गया और मेरे अंदर बहुत जबरदस्त रोष है, इसलिए मैं इतनी बात कह रहा हूं। और रोष सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा एक आज साथी मारा गया है, सिर्फ इन बुजुर्ग जिन्हें एल्डर्स कमेटी कहते हैं, इनकी लापरवाही के कारण। आखिर बाहर का व्यक्ति अंदर तक गया कैसे? अधिवक्ता चलता है, उसे दर्द मालूम है कि भाई हम यहां आए हैं, आपस में सब ठीक है, ले गया, चलो वोट मांग लिया, हो गया। लेकिन हम तमंचा लेके आ रहे हैं, तमंचा लेके व्यक्ति शताब्दी द्वार के अंदर तक आया कैसे? निष्क्रियता साफ है। इसलिए एल्डर्स कमेटी का रोल निष्क्रिय है। मैं ये नहीं कहता, किसी का अपमान नहीं करता, बुजुर्ग हैं तो उन्हें संरक्षक की तरह कार्य करना चाहिए था, लेकिन टीम इतनी बड़ी बनानी चाहिए थी, इतनी सशक्त हाथों में चुनाव की टीम बनानी चाहिए थी कि कोई भी व्यक्ति बिना सीओपी के मतदान स्थल के अंदर नहीं जाना चाहिए था। आज अपना एक साथी नहीं रहा है, हमारा सबका दायित्व है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो एल्डर कमेटी है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सब लोग मिल करके एक बड़ी धनराशि एकत्रित करें। चुनाव में दुनिया भर के खर्चे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन्हें जबान से कहना अच्छा नहीं है। आज उनको रोकिए
और उस दिवंगत साथी के साथ में जाइए और उसके घर जाइए, उसकी आर्थिक मदद करिए। और यह आर्थिक मदद एक बड़ी रकम के रूप में होना चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन कही जाती है, निश्चित रूप से सबको मदद करनी चाहिए। और यह चुनाव प्रक्रिया मैं मानता हूं किसी भी कीमत पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। यह चुनाव प्रक्रिया, जैसे एल्डर कमेटी के एक सदस्य ने कल कहा कि निरस्त की जाती है, पुनर्मतदान होगा। इसका पुनर्मतदान यदि नहीं हुआ तो भी आप देखिएगा कि आपस में कितनी रंजिशें बढ़ती हैं। एक एक आदमी 10-10 बैलेट लिए घूम रहा है, ऐसा व्यक्ति मतदान कर रहा है। पुनर्मतदान की अगर बात आ रही है तो वो ठीक है, वो जो भी निर्णय होगा एल्डर कमेटी का होगा। एल्डर कमेटी की तरफ से इस बार कुछ कमियां भी देखी गई, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बात अगर कल के चुनाव की जाए, सप्ताह जैसे चुनाव की शुरुआत होती है तो जो बूथों पर कैमरे लगने की बात थी तो वो कैमरों में भी कमी देखी गई। इसी के चलते लगभग 1 घंटे मतदान भी रुका रहा, मतदान की जो प्रक्रिया थी रुकी। मैंने देखा नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैंने ये सुना है कि कैमरे एक दिन पहले रात में ही तोड़ दिए गए थे। अब वो अराजक तत्व कौन थे, एल्डर्स कमेटी को देखने की बात है कि वो कैमरे तोड़े कैसे गए, और अगर तोड़े गए तो वो दोबारा लगे क्यों नहीं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जन सामान्य के बीच में, अधिवक्ता सामान्य के बीच में यह बात जानी चाहिए कि वो मतदान अपने आप में बोगस मतदान है जो 2.5 घंटे बाद शुरू हुआ और 1.5 घंटे पहले बंद हो गया। ऐसा मतदान बोगस मतदान है। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई व्यवस्था नहीं थी, जो चाहे जहां चला जाए। मैं स्वयं यह देखने के लिए लगभग हर बूथ में गया, मुझसे किसी ने गेट पे नहीं कहा कि अंदर कैसे जा रहे हो, कौन हो तुम। ठीक है, मान लीजिए मुझे पूर्व अध्यक्ष मान के जाने दिया, मेरे साथ में 10-10 लोग थे। हमने कहा देखो तो क्या हो रहा, खुलेआम जो वोट मांग रहे थे वही बैलेट बांट रहे थे। जो वोट मांग रहे थे कल तक वो बैलेट बांट रहे थे। ये कोई चुनाव हुआ? चुनाव का अलग दल होता है, वोट मांगने का अलग दल होता है। और अगर ऐसी चुनाव प्रक्रिया हुई है तो एल्डर्स कमेटी को अपना मान सम्मान सुरक्षित करने के लिए कोई बहुत सुदृढ़ निर्णय लेना चाहिए। दिनेश जी, पुनर्मतदान की बात आपने कही है, अगर पुनर्मतदान होता है तो क्या फिर से जो मतदान हो रहा है वो इन्हीं लापरवाहियों के साथ होना चाहिए? मजबूत हाथों में इसका अनुशासन देना चाहिए और इसको बहुत चाक चौबंद तरीके से चुनाव कराना चाहिए। लोग कहेंगे अपने बारे में, कहते हैं मैं सन 2000 में पहली बार बार एसोसिएशन के बाहर चुनाव गया था, न्यायालय परिसर के बरामदे में। तब मैं कार्यवाहक महामंत्री था बार एसोसिएशन का। वो चुनाव हम लोगों ने कराया था, एकदम चाक चौबंद, एक एक आदमी की चेकिंग प्रॉपर वे में, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई बाहर का आदमी नहीं, सबको एक जगह पर रोक दिया गया था। वो तो व्यवस्थाएं करनी ही पड़ेंगी कि अगर बाहर का आदमी है तो उसको बैरिकेड करना पड़ेगा कि इसके आगे सिर्फ वो व्यक्ति जाएगा जिसके पास सीओपी होगा, जो मतदान के लिए पात्र होगा। कोई भी कहीं भी घुसा चला जा रहा है, कैसा मतदान है ये? कपिलदीप सचान जी, जिस तरीके से मजबूत हाथों से मतदान की बात की जा रही है तो ये मजबूत हाथ कैसे होंगे, किस तरीके से होना चाहिए? पुनर्मतदान होता है तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए जिससे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? पुनर्मतदान की स्थिति मजबूत हाथ से तात्पर्य यह है कि कचहरी के वरिष्ठ जनों का एक ऐसा कमेटी बनाई जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ लोग की सहभागिता हो, और उसमें कनिष्ठ भी जो अधिवक्ता प्रैक्टिस में, रेगुलर प्रैक्टिस में जो हर व्यक्ति को जानता है उनको भी सहभागी बनाया जाए। और एल्डर्स कमेटी का प्रत्याशियों के साथ भी एक बैठक, एक सामंजस्य बनाया जाए, वर्तमान कार्यकारिणी के साथ सामंजस्य बनाया जाए कि वो बेहतर ढंग से पोलिंग हो सके, 5% ढंग से मतदान हो सके और नई कार्यकारिणी का चुनाव हो सके। ये बहुत जरूरी है। कल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और 3 घंटे 12 बजे 9 बजे पोलिंग स्टार्ट होनी थी, 12 बजे स्टार्ट हुआ चुनाव। तो ऐसी स्थिति में 3 घंटे बाद चुनाव कराना भी उचित नहीं था। जी बिल्कुल। तो राकेश तिवारी जी, आप साथ में है, जिस तरीके की बात हो रही है कि पुनर्मतदान होना चाहिए जी, तो क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या इसी तरीके से होना चाहिए? देखिए, पहले हम लोग छात्र संघ चुनाव देखते थे। छात्र संघ चुनाव में भी कानपुर शहर का इतिहास रहा था कि हर छात्र संघ चुनाव में एक न एक इसी तरीके की कोई घटना सामने आती थी। फाइनली क्या किया गया कि छात्र संघ चुनाव करवाने ही बंद कर दिए गए। लोगों का उसके ऊपर से विश्वास उठ गया, जिस तरीके की अराजकताएं और गुंडागर्दी जिस तरह से देखने को सामने मिलती थी, तो इसलिए उसको बंद किया गया। बार एसोसिएशन की बात की जाए तो न्याय का मंदिर है ये, कानपुर कचहरी न्याय का
मंदिर है, बहुत ही गंभीर ये पेशा माना जाता है। तो इस तरीके की चीजें सामने आना कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन इसके आगे किस तरीके से इन सब चीजों को रोकना चाहिए, और अगर पुनर्मतदान की बात आती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किन सुरक्षित हाथों के द्वारा ये आगे होना चाहिए? देखिए, अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई दिनेश शुक्ला जी ने जो बात कही, हम उससे सहमत हैं। और आपने जो बात कही कि कार्यकारिणी क्या कर रही थी, हमारे यहाँ चुनाव कराने का दायित्व एल्डर कमेटी के ऊपर होता है। बिल्कुल। हमने उनसे ये बात कही कि आप हमसे चुनाव में सहयोग ले लें, उन्होंने कहा नहीं, आप अपना जो है, मैं चुनाव में आपका कोई सहयोग नहीं लेंगे। मैंने आज उनको लिखित में अभी आने के पहले एक पत्र उनको अभी मैंने भेजा है कि आप इस बात से हमें अवगत कराएं कि जब मतदान 9 बजे से होना था तो 11 और 11:30 बजे मतदान किन परिस्थितियों में, किन कारणों से ये इतना 2.5 घंटे लेट हुआ, और 4 बजे आपने मतदान बंद करा दिया, तो क्यों बंद करा दिया, क्या अराजकता हुई, और आपका निर्णय आगे क्या है, ये अभी तक आज 24 घंटे हो चुके हैं, आपने हमको नहीं बताया है। हमने इस बात का पत्र उनको भेजा है कि हमको इसकी सूचना दें और हम उसकी कॉपी बार काउंसिल को भेजें। और जो आपने एक बात कही कि ये कैसे रुकेगा, चुनाव कैसे मजबूत हाथों में होगा, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि एल्डर कमेटी हमारी गार्जियन है, हमारे वरिष्ठ जन हैं, लेकिन एल्डर कमेटी में तमाम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चुनाव का कोई अनुभव होता ही नहीं, और वो समझते हैं कि पूरा चुनाव मुझे कराना है। अरे आप AROs बनाते हैं, RO आप बनाते नहीं, आप चुनाव की देखभाल करिए, आप एक RO नियुक्त करिए जो चुनाव कराए। AROs आपने बनाए, आप चुनाव की व्यवस्था को देखिए। हमारे यहां हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व महामंत्री हैं, इनमें से जो किसी को न लड़ा रहे हो उनमें आप 5, 7, 10 लोगों को लीजिए जिनको अनुभव है, जो सामने कोई बात कह सकते हैं। जब वो सामने खड़े होंगे तो किसी भी अधिवक्ता की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने किसी तरह का कोई न्यूसेंस कर सके या उनके सामने जा सके। उनको जब तक आप शामिल नहीं करेंगे, और वरिष्ठ जनों को इसमें शामिल करना होगा जो इस लायक हो कि जो निष्पक्षता के साथ चुनाव करा सकें, उनको शामिल करना होगा, तभी यह निष्पक्ष चुनाव संभव होगा। जी बिल्कुल। तो अभी जो अगर बात पुनर्मतदान की आ रही है, तो पुनर्मतदान को लेकर क्या अभी तक एल्डर कमेटी की ओर से कोई बात रखी गई है, कुछ बताया गया है कि किस तरीके से पुनर्मतदान होगा, या जो कल शाम 5 बजे तक की वोटिंग है क्या उसके आधार पर कुछ किया जाएगा? अब आगे किस तरीके से इसकी कार्रवाई? मैं आपको इस बारे में अभी इसलिए कुछ नहीं बता सकता कि मैंने स्वयं उन्हें अभी पत्र लिखा है, और मुझे ही कल विभिन्न माध्यमों से यह पता चला कि उन्होंने ये बात कही है कि हम ये चुनाव रद्द करते हैं और आगे जो है पुनर्मतदान कराएंगे। ये उन्होंने हमें सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन मुझे कोई लिखित सूचना उन्होंने अभी तक नहीं दी है, और उनको आज कम से कम ये बात आम अधिवक्ता के सामने, मीडिया के सामने ये बात स्पष्ट करनी चाहिए थी कि वो क्या करेंगे। उन्होंने आज 24 घंटे बीत चुके हैं, एक भाई हमारा जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बात स्पष्ट नहीं की है। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, और इससे तमाम अधिवक्ताओं में रोष भी है। उनको जो जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठों को दी गई, उस जिम्मेदारी का निर्वाह वो पूरी तरीके से करने में असफल रहे। अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया कि किसी बूथ पर चले जाइए, मैंने भी अपने जीवन में इस तरह का चुनाव नहीं देखा कि एक बूथ में 20-20, 25-25 लोग घुसे चले आ रहे हैं, 25 आदमी वहां खड़ा है। बार काउंसिल के 2 सदस्य आए थे, उन्होंने स्वयं कई लोगों से पूछा कि आपने वोट डाल दिया। मेरे साथ बार काउंसिल के उपाध्यक्ष नगराज जी थे, उन्होंने एक से पूछा वोट डाल दिया, उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं डाला? उसने कहा मैं वकील ही नहीं हूं। तो उन्होंने यहां करने क्या आए हो? बोले देखने आए थे क्या है। तो क्या मेला था? बिल्कुल। ये फेल्योर किसका है? इसकी जिम्मेदारी एल्डर कमेटी को लेनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं उनसे भी कोई त्रुटि हुई है, उसको वो स्वीकार करें, और जो लोग इस न्यूसेंस में शामिल हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाए, और वो रिपोर्ट हमको दें या बार काउंसिल भेजें। इसकी सफाई भी जरूरी है। अपराधियों की आवश्यकता कानपुर कचहरी को नहीं है। यहां हम वकीलों का चुनाव है, यहां वकील होने चाहिए, और जिस तरह का न्यूसेंस ये हम बर्दाश्त किसी भी कीमत में नहीं करेंगे। देखिए, एक बड़ी घटना हुई, एक बड़ा हादसा हुआ जो कि
हो गया, एक साथी, एक अधिवक्ता साथी हमने खो दिया अपने बीच से। गमगीन माहौल है, पूरी कचहरी इसमें दुख में है। तो अब ऐसे में किस तरीके की राहत उनके परिवार को दी जा सकती है, किस तरीके से जो थोड़ी उनको सांत्वना हो जाए, जो शरीर होता है उसका सब्स्टिट्यूट जो होता है वो पैसा नहीं होता, लेकिन कुछ राहत मिल जाती है। हमने किस तरीके से क्या प्लानिंग की है आप लोग के बारे में? हमने सबसे पहले आज बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन दोनों संस्थाओं ने 50-50 हजार रुपए तत्काल उनके परिवार को उपलब्ध कराया। इसके अलावा हम मंडे सोमवार को जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जो संपन्न अधिवक्ता हमारे बीच देना चाहते हैं, उनसे हम कलेक्शन करके एक अच्छी रकम उस परिवार को पहुंचाएंगे। वो परिवार का एकमात्र हमारा भाई वहां का सहारा था, 2 बहनें हैं, सहारा चला गया। पैसे से उस व्यक्ति की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन हम शासन से भी बात करेंगे, बार काउंसिल से जो रुपया प्राप्त होता है वो भी दिलाने का प्रयास करेंगे, और इसके अलावा हम लोग आपस में सहयोग करके एक बड़ी राशि इकट्ठा करके उस परिवार को पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत राहत वाली बात है ये। लेकिन अगर बात वापस चुनाव पे आ जाए, कल के हादसे पे आ जाए, तो क्या लगता है पुलिस प्रशासन को क्या विश्वास में नहीं लिया एल्डर कमेटी की ओर से? लगातार एल्डर कमेटी की ओर से उंगलियां उठ रही हैं, आप लोगों के अलावा कई और वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं वो लगातार एक ही तरफ उंगली उठा रहे हैं। क्या लगता है विश्वास में नहीं लिया गया? दिनेश शुक्ला। देखिए, ऐसा है, एक बात तो जो पीछे आपका एक प्रश्न था वो छूट गया, एक लाइन में मैं बात कहता हूं जी। छात्र संघ और कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव को तुलना नहीं की जा सकती। छात्र संघ प्रशासनिक तौर पे गवर्न किया जाता है, प्रशासन से गवर्न होता है। ये हमारी सोसाइटी का चुनाव है। बार एसोसिएशन एक पंजीकृत सोसाइटी है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप ये चुनाव होता है। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही जब ये प्राविधान समाप्त होगा तो ये चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, इसलिए उसकी इससे तुलना नहीं है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि आगे क्या व्यवस्था होगी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सशक्त ढंग से चुनाव नहीं कराया गया तो वो बाहरी जो कल तक बड़े इंटरेस्टेड थे वो फिर आके खड़े होंगे, और अगर उनको अंदर जाने से फिर नहीं रोका गया तो ये बार बार यही स्थितियां होती रहेंगी, हमारा मखौल होता रहेगा। हम प्रबुद्ध कहे जाते हैं समाज में, बिल्कुल। और हमारा इतना मजाक है कि रिक्शे वाला ही पूछता है, बाबूजी आपके यहाँ एक वकील साहब मर गए। वकील साहब भी नहीं कहता है, एक वकील मर गया। तो मेरा निवेदन है, एल्डर्स कमेटी माने हमारे पिता, हमारे समाज के गार्जियन, इनको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना होगा। और अभी महामंत्री जी जैसे कह रहे थे, मैं इनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाना चाहिए कम से कम 50 से 55 साल की उम्र का, और उनके ऊपर छोड़ दो कि वो पूरी टीम अपने हिसाब से बनाए। तो कम से कम जो वोट मांग रहे थे कल तक, वो आज बैलेट तो ना बांटे, आपके पास हैंड्स नहीं थे। दूसरा, प्रशासन जो आपने एक प्रश्न रखा, पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती। देखिए, वकीलों का मामला है, बेवजह कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और वकील आज से नहीं सैकड़ों वर्ष से अपना चुनाव स्वयं कराते आए हैं। कहीं ना कहीं चूक हो गई है, और समाज में अब दूसरी जगह इतना खुल के चुनाव होता नहीं। विधायकी के और पार्लियामेंट के चुनाव में भी तमाम तरह के अंकुश लगे होते हैं, नोटिफिकेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। यहां कुछ है ही नहीं, जो चाहे चला आवे, तमंचा लिए आ रहा है, मूंगफली वाला आ रहा है, कोई भी घुस गया। ये हमारा फेल्योर है, हमारे सिस्टम का फेल्योर है। ये फेल्योर अगर नहीं रोका गया तो फिर से पुनरावृत्ति होगी। हमने आज एक प्रयत्न किया है, वो निवेदन करना चाहता हूं, हमने आज एक प्रयत्न किया है कि कानपुर न्यायालय परिसर के सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हम लोग सोमवार को आह्वान करते हैं कि 2 बजे के बाद बार एसोसिएशन की लान में आवे। इस प्रक्रिया के विरोध में उनको खड़ा होना पड़ेगा। ये कचहरी तभी साफ होगी, और सीनियर जब चाह लेगा तो अराजक कभी कचहरी के अंदर इस प्रकार से नहीं घुसेगा। सीनियर का आज भी मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। और खासकर इस पेशे में ये देखने को मिलता है कि सीनियर का बहुत सम्मान होता है, लेकिन अब सीनियर्स को ही आगे आना होगा और कुछ ना कुछ एक ऐसी नीति बनानी होगी जिससे इस तरह की घटनाओं का निराकरण हो सके। अब बात उसकी की जाए जिसने इस चुनाव में दाग लगाने की कोशिश की, उसका क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए? कपिलदीप सचान जी, ऐसे लोग जो अराजकता फैलाते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसे लोग के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई अधिवक्ता है तो उन्हें एल्डर कमेटी चिन्हित करे, अपनी रिपोर्ट बार काउंसिल को घोषित करे, उनका रजिस्ट्रेशन दर्ज हो,
उन्हें न्यायालय परिसर में आने से रोकने का आदेश हो बार काउंसिल से, और पब्लिक का भी कोई व्यक्ति शामिल है तो इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, मुकदमा पंजीकृत है, उसको दंडित कराया जाए। और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने, बड़े भाई दिनेश शुक्ला जी ने कहा है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आगे आना होगा। ये परिवार का चुनाव है, पीछे हटने की जरूरत नहीं। सबको, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कचहरी कैंपस को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है। कोई आपस में हमारी रंजिश नहीं है। हो सकता है कचहरी मतभेद हो, मगर हर चीज ऐसा प्रेम है, एक दूसरे से लगाव है, हम लोग एक दूसरे के सुख में खड़े होते हैं तो हमेशा सहयोग करते हैं। ऐसा ही माहौल है, यही कचहरी की सैकड़ों साल की परंपरा है। जी बिल्कुल कपिल जी, जिस तरीके से घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं से आप वरिष्ठ लोगों को आगे आना होगा। कहीं ना कहीं से जो लापरवाही इस बार एल्डर कमेटी की ओर से देखी गई है, जिस तरीके से दिनेश शुक्ला जी ने भी कहा कि इसको लेकर सोमवार को एक सभी लोग एक मीटिंग करेंगे और इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से इस तरीके की अराजकताओं की, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे ना हो, और कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार का, एक बेहद गरिमामयी परिवार का ये मामला है। ये जो घटना हुई है इससे सबक लेते हुए कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे ऐसे काले दिन की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं मैं अपने सभी मेहमानों का। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।